क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है या इसका हमें ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? इसी संदर्भ में हम पहुँचे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं सुषमा शर्मा जी। मैडम, आपसे एक सवाल है, क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है? ये छोड़ दीजिए, बस बताइए। धन्यवाद विनोद जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में जो है सामने आ रही है। चिकित्सा जगत भी इससे छुपा हुआ नहीं है। और चिकित्सा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी है या बुरी है, एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है। और कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छा है या बुरा है वो उसके यूज़र पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी चीज़ें सरल हो सकती हैं और रिमोट एरियाज़ में भी अच्छी चिकित्सा, अच्छी मोडेलिटीज़ जो हैं वो रिमोट एरियाज़ तक पहुंच सकती हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी होगी, मैं अपनी चिकित्सा जगत के कुछ स्पेशलिटीज़ की बात करूँगी, जैसे रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनको पढ़ने के लिए हमें काफ़ी ट्रेन डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर का रिप्लेसमेंट होगा जी, डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट मैं नहीं समझती हूँ कि होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ की कई वेरिएशंस हैं। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत सारा डेटा फीड करके बहुत सारी चीज़ों में एक्यूरेसी ला सकते हैं, पर उसके बावजूद एट टाइम्स वी नीड अ ह्यूमन आई टू लुक ओवर। मोर ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं, जैसे जो मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में बेसिक फ़र्क क्या है। नेचुरल इंटेलिजेंस, जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो नई चीज़ें सीखते चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक वन बाय वन हम सीखते जाते हैं और ब्रेन के उस तरह के सर्किट बनते हैं। और कोई नई चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको अपने पुराने अनुभवों के आधार पे उसका भी एनालिसिस करके उसकी अनुभव लेके आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड, जो डेटा फीड हुआ है उसी के आधार पे वो अपना आउटपुट दे सकती है। वो कोई नया डेटा जनरेट करके, कोई नया एट प्रेजेंट जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पुराने डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करके जो फेड डेटा है उसमें वो नेचुरल से कहीं ज़्यादा तेज़ है। जितने टाइम में हम 2 चीज़ों को सीखते हैं, उतने टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन्स हैं वो हज़ारों चीज़ों का डेटा इंटीग्रेट करके, और हमारी मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं होती, जबकि मशीन मेमोरी का कहीं कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जैसे रेडियोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगी। जो चीज़ें ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं, जिन चीज़ों में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा डेटा है, नो डाउट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट तुरंत दे सकती है। लेकिन मेडिकल साइंस में अक्सर ऐसा होता रहता है कि कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, नई चीज़ जो पहले कभी डिस्क्राइब्ड ही नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारी गलती कर सकती है। एक सवाल है, अभी आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी रॉबर्ट जी, उसमें शायद रजनीकांत साहब थे जिन्होंने फिल्म आएगा, तो उसमें उसके बैड इफेक्ट भी देखने को मिले लास्ट तक, क्योंकि जो फीलिंग्स वाली जो बातें आती हैं वो एक स्वयं डॉक्टर समझ सकता मरीज के लिए, क्या मशीन समझ पाएगी उन चीज़ों को? तो कैसे रिप्लेस करें हमें से? देखिए, ह्यूमन टच को तो कोई भी मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, देखिए वो पूरी तरह से सच नहीं होता। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स इन मेडिसिन को हम लें, जैसे हम कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी, तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि रोबोट सर्जरी करता है। एक्चुअली रोबोट सर्जरी नहीं करता, रोबोट एक मास्टर स्लेव सिस्टम के अनुसार काम करता है। सर्जन ही सर्जरी करता है, सर्जन रोबोट के कंसोल में बैठता है और सर्जन रोबोट को गाइड करता है कि सर्जरी कैसी होगी। उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि रोबोट हो सकता है कि नैनीताल में हो और सर्जन दिल्ली में बैठा हुआ हो, यहाँ से वहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसमें डॉक्टर की देखरेख में। लेकिन होगा डॉक्टर द्वारा ही, रोबोट खुद से सर्जरी नहीं करता है, ये एक मास्टर स्लेव सिस्टम होता है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है, जब तक आपकी स्लेव है तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है। जहाँ आपने टेक्नोलॉजी को मास्टर बनने दिया और आप खुद स्लेव हो गए, वहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, डॉक्टर एआई को एक साथ आने में कितना समय लग जाएगा? मतलब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष? देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा जितना हम सोचते हैं उससे तेज़ भागती है, तो मुझे कोई भी टाइम फ्रेम रखना तो सही नहीं होगा। एआई तो आ चुका है, अब तो ये एक्सपैंड हो रहा है, हम इससे बच तो सकते नहीं हैं, हमें इसके साथ ही चलना है। एल्गोरिदमिक अप्रोच से ये काम करता है और इसके साथ ही हमें अपना एक टाइम था जब डॉक्टर के पास एमआरआई, सीटी स्कैन,
अल्ट्रासाउंड, ऐसी कोई मशीनें नहीं होती थी, तब भी डायग्नोसिस होते थे, तब भी इलाज होते थे, तब मात्र फिजिकल एग्जामिनेशन से कई बड़े बड़े डायग्नोसिस अचीव होते थे। पर क्या एमआरआई और सीटी आने से फिजिकल डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई, लेकिन डायग्नोसिस और अच्छे होते चले गए और स्पेसिफिक होते चले गए और प्रमाणित होते चले गए। अच्छा, इसी तरह से आप एआई का आम भी है। पब्लिक से क्या कहेंगे जी। कि सिर्फ डॉक्टर सुषमा स्वराज के पास हमें ना आना पड़े, कंसल्टेंसी के अलावा मतलब कोई इलाज ना करवाना पड़े, ऐसा क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या न, पहले तो मेरा नाम सुषमा शर्मा है, सुषमा स्वराज हमारे मिनिस्टर हैं, हाँ, मैं वो थे। गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। तो किसी भी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, किसी भी दौर में, किसी भी युग में स्वस्थ रहने के वही तरीके हैं जो हमेशा से हैं। समय पे खाएँ, समय पे सोएँ, तनाव कम रखें, बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाली या फैटी चीज़ें का सेवन ना करें, बहुत मीठी चीज़ों का सेवन ना करें, रोज़ एक्सरसाइज़ करें, अपने रिश्तों को बनाए रखें, खुश रहें, मेडिटेशन करें, तो आप न्यूरोलॉजी, नॉन न्यूरोलॉजी, आर्टिफिशियल, नेचुरल सब रोगों से बच सकते हैं, धन्यवाद। 80% तक। धन्यवाद। थैंक यू।